अगर हम अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो 4 नंबर के क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन है हमारा, दूसरे का पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होल ऑफ स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 को हल कीजिए, है ना। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, हल कीजिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 2023 के पहले सेट में आया है। इसको हल करेंगे हम लोग और यहाँ पे इसको हल करके हमको x की वैल्यूज बतानी है, x के मान बताने हैं। तो आइए इसको हल करते हैं। द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये y है। हम लोग इसको y मान लेते हैं। अभी अभी के लिए y मानेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह y रख लेंगे। जब y मान लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस का 5y प्लस का 4। ये द्विघात समीकरण हो जाएगा हमारा। अब हम लोग ठीक है, बराबर जीरो भी था यहाँ पे क्वेश्चन में, बराबर जीरो है तो ये हमारा बराबर जीरो हो गया। ये द्विघात समीकरण है, इसको हल करना है। तो अब तो नॉर्मल द्विघात समीकरण की तरह हमारा समीकरण बन गया। इसको हल कर लेते हैं। कैसे? ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 एकम 4 4 और 1 5 हो जाएगा। यानी इसके गुणनखंड करेंगे वाई स्क्वायर, 5y को लिखेंगे 4y प्लस वाई, 5y को लिखेंगे 4y प्लस वाई प्लस का 4 बराबर जीरो। यहाँ से इन दोनों से y कॉमन ले लें तो यहाँ y बच रहा है, प्लस का 4 बच रहा है, प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन मिलेगा तो y प्लस 4 बराबर जीरो। अब हमारे पास दो पद हैं, इस पद में x प्लस 4 और इस पद में भी, इस पद में y प्लस 4 और इस पद में भी y प्लस 4 कॉमन मिल रहा है तो y प्लस 4 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बच रहा है y और यहाँ बचेगा प्लस का 1। तो ये इसके गुणनखंड हो जाते हैं। और अगर यहाँ से देखते हैं कोई दो संख्याएं जिनका गुणनफल जीरो आता है तो या तो ये संख्या जीरो होगी या फिर ये संख्या जीरो होगी, कोई एक संख्या जीरो होती। तो अगर हम लोग y प्लस 4 को जीरो ले लेते हैं, अगर हम लोग y प्लस 4 को जीरो ले लेते हैं तो यहाँ से y बराबर हमको -4 मिलता है। और अगर हम लोग y प्लस 1 को जीरो ले लेते हैं तो यहाँ से y बराबर हमें -1 मिलता है। अब यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन बनेंगे कि y का मान हम लोग यहाँ पे लाके रखते हैं। तो लिखेंगे चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर y था, तो इस वाली कंडीशन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई की जगह रख देंगे माइनस का 4, इसको इधर बुलाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 4 बराबर जीरो हो जाएगा। ये आपके पास एक समीकरण, द्विघात समीकरण बनेगी। अब इसको हल करेंगे, यहाँ से x के दो मान मिलेंगे और एक बार हम लोग y की जगह ये रख लेंगे तो लिखेंगे चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर वाई था, यही तो माना था हमने, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर वाई का मान कितना है, एक बार -4 रखा तो एक समीकरण मिल रही है, एक बार -1 रख लेंगे, इधर ले आइए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 हो जाएगा बराबर जीरो। तो अभी आपको दो और द्विघात समीकरण मिल रहे हैं, अभी आपको दो और द्विघात समीकरण मिल रहे हैं। अब क्या करना है, अब एक बार इसको हल कर लीजिए द्विघात समीकरण को, एक बार इसको हल कर लीजिए तो यहाँ से x के दो मान मिलेंगे, यहाँ से x के दो मान मिलेंगे और टोटल x के 4 मान मिलेंगे और ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 को, है ना, समीकरण 1 की द्विघात समीकरण को हल करने पर, समीकरण 1 की द्विघात समीकरण को हल करने पर, तो समीकरण 1 में द्विघात समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 4 बराबर जीरो। अब इसको हल करें, इसको अगर हम लोग गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। यहाँ पे एक है हमारे पास, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है। अब हमको एक के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिनका गुणनफल 4 हो जाए, जोड़े या घटाए तो फिर हमारा कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो कैसे करेंगे, ऐसा कोई है गुणनखंड, ऐसा कोई है गुणनखंड। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें, पहले इसकी प्रकृति देख लेते हैं, चूंकि क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि गुणनखंड विधि से हम लोग इसे हल कर सकते हैं।
तो हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं यहाँ पे। इसके लिए बी हमारे पास माइनस का 1 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे -4। ए कितना है, कुछ नहीं है, 1 है। सी कितना है, 4 है। तो हमारे पास कितना हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, -4 को 16 हो जाएगा, माइनस का 15 है। यानी जो हमारा विविक्तकर होता है, डिस्क्रिमिनेंट जिसे बोलते हैं विविक्तकर होता है, इस कंडीशन में हमारा जो विविक्तकर है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है वो ऋणात्मक आ रहा है। ऋणात्मक आ रहा है मतलब ये 0 से छोटा है। तो जब भी विविक्तकर 0 से छोटा आता है तो उस द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं। तो लिखेंगे इस द्विघात समीकरण है ना, इस द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो इसको हम लोग हल नहीं करेंगे, ठीक है। इसको तो देख लिया, यहाँ पे हो गया। अब दूसरे वाले इसको हल करने का समय आ गया। तो लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 की द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण को हल करने पर अब समीकरण 2 की द्विघात समीकरण को अगर हमें हल करना है, समीकरण 2 की द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब इसको करते हैं, देखते हैं क्या हम लोग इसको द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से इस द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यहाँ से देखेंगे 1 हो रहा है, यहाँ पे भी 1 है। एक कैसे टुकड़े करने हैं जिसको जोड़ने पे 1 आता है, गुणा करने पे भी 1 आता है। क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा संभव है? तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग विविक्तकर निकालेंगे। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके लिए चेक करते हैं पहले, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी कितना है, यहाँ पे माइनस का 1 है, स्क्वायर माइनस 4। ए कितना है, यहाँ पे 1 है। सी कितना है, यहाँ पे 1 है। तो डी बराबर हो जाएगा -1 का स्क्वायर +1, -4 एक कम 4 हो जाएगा। डी बराबर हो जाएगा -3। यानी कि यहाँ पर भी आपके जो डी है, डी के मान ऋणात्मक आ रहे हैं। यहाँ पर भी डी ऋणात्मक आ रहा है। यहाँ पर भी कोई वास्तविक हल नहीं होगा, यहाँ पर भी कोई वास्तविक हल नहीं होगा। तो ये हमारा था द्विघात समीकरण 4 नंबर का। हमसे कह रहा था इसको हल करो, हमसे कह रहा था इसको हल करो। तो इस द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक हल नहीं होंगे। तो लिखेंगे अतः अतः इस द्विघात समीकरण के अतः इस द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक हल नहीं है। इस द्विघात समीकरण का कोई भी हल वास्तविक नहीं है, यानी कि टोटल काल्पनिक हल है। टोटल क्या है, काल्पनिक हल है। तो आपका ये दूसरे का पहला क्वेश्चन हो गया, 4 नंबर में था। तो आपको इस तरीके से बताना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर खा। उसमें कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, इसे आप लोग देख लीजिए पहले। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है दूसरे का खा। अगला क्वेश्चन है दूसरे का खा। इसमें कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 एक समीकरण है। दूसरी समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। इनको हल करना है और m का वह मान ज्ञात करना है, और m का वह मान ज्ञात करना है, और m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3, इसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, है ना। तो ये हमारा रेखिक समीकरण युग्म का सवाल है, 4 नंबर में आया है। इन दो समीकरणों को हल करना है। हमसे ये नहीं कह रहा है किस विधि से हल करेंगे, या तो आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं या तो विलोपन से हल कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। तो हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करने वाले हैं। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, हल करके एक्स वाई का मान निकालेंगे, और जो भी एक्स वाई का मान आएगा हम लोग यहाँ पे रख देंगे। जब एक्स और वाई का मान रख देंगे तो एम बचेगा, और एम का मान हम लोग बआसानी बता सकते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, हमारा दूसरे का खा क्वेश्चन है। क्या करते हैं, इसको हम लोग समीकरण 1 ले लेते हैं, इसको समीकरण हम लोग 2 ले लेते हैं, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। अब इन दोनों को समीकरण बनाने के बाद सबसे पहले काम करना है हमको, समीकरण
2 से 2x का मान, अब हम लोग देख सकते हैं समीकरण 2 है, यहां से अगर हम लोग 4y को उधर भेज देंगे तो 2x का मान निकल आएगा, जो भी 2x का मान निकल के आएगा उसको यहाँ पे रख देंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 2 से 2x का मान निकालने पर, 2x का मान क्या करेंगे, निकालेंगे। तो 2x का मान निकालने पर 2x का मान निकाल लेते हैं, 2x को यहाँ पे रोकते हैं। जब हम लोग 2x को यहाँ पे रोकेंगे माइनस का 4y उधर चला जाएगा, माइनस का 4y उधर चला जाएगा, वहां पे पहले से हमारे पास माइनस का 24 था, माइनस का 4y जाके उधर प्लस का 4y हो जाएगा, प्लस का 4y हो जाएगा। ठीक है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप एग्जाम तक भूल नहीं पाएंगे। तो क्या करना है, दो समीकरण दे रखे हैं, एक समीकरण से 2x का मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो जो मान हम लोगों ने यहाँ से निकाला है, ये 2x का मान है, ये उठा के हम लोग कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 बना लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से 2x का मान, समीकरण 3 से 2x का मान कहां रख देना है, समीकरण 1 में रखना है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, एक जगह से वैल्यू उठाना है दूसरे में रख देना है, प्रतिस्थापन विधि हो जाएगी। समीकरण 3 से समीकरण 2 का, समीकरण 3 से 2x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 क्या है पहले लिख लेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 11, यही है ना। अब 2x की जगह क्या रखना है, 2x की जगह रखना है यहाँ पे माइनस का 24 प्लस 4y, 24 प्लस 4y, 24 प्लस 4y, और प्लस का यहाँ पे पहले से हमारे पास है 3y बराबर 11, बराबर 11 हो जाएगा। माइनस का 24 इसको उधर भेज देंगे, माइनस का 24 इसको उधर भेज देंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। 4 और 3 7y हो जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 4 और 3 मिलके 7y हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 7y बराबर 24 और 11 कितने हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 7 से 35 कट जाएगा, 7 बचे 35 हो जाएगा। y बराबर हमारा 5 आ गया। तो हमने y का मान निकाल लिया है, y का मान आ गया है 5। जब y या x किसी का मान आता है तो ये मान उठा के हम लोग कहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देंगे। यहाँ y का मान रखेंगे तो x का मान पता चल जाएगा। तो लिखेंगे y का यह मान, y का यह मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, जब हम लोग 3 में ये मान डाल देंगे, 3 में ये मान डाल देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x बराबर माइनस का 24 प्लस 4, y की जगह कितना करेंगे 5 करेंगे, तो 2x बराबर माइनस का 24 प्लस का 4 पंचे 20, माइनस का 24 से प्लस का 20 है, माइनस प्लस घट जाता है, माइनस वाले ज्यादा है तो माइनस का 4 बचेगा। 2x बराबर माइनस 4, 2 से 4 कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। तो x बराबर कितना है हमारे पास, x बराबर हमारे पास माइनस का 2 आ रहा है, x बराबर हमारे पास माइनस का 2 आ रहा है। तो प्रतिस्थापन विधि में यही होता है, दो समीकरण में एक में से या तो x का या तो y का मान उठा दे हैं और दूसरे में उठा के डाल देते हैं। जैसे ही हम लोग दूसरे में मान डाल देते हैं तो x या y किसी एक का मान निकल के आ जाता है। जैसे ही y का मान निकल के आता है, हमने y का मान यहां से निकाला है, अब ये y का मान उठा के समीकरण 3 में डाल देते हैं। जैसे ही y का मान समीकरण 3 में डालते हैं हमको x मिल जाता है। अब हमको x और y दोनों मिल गए, हमसे कह रहा था इस क्वेश्चन में m का मान बताइए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे चूंकि जो y है वो mx प्लस 3 है, जो y है वो कितना है mx प्लस 3 है। अब y कितना था, y का मान डालेंगे यहाँ पे 5, y का मान कितना आया था 5, m की जगह तो m रहेगा और x की जगह मान रखेंगे x का माइनस का 2, माइनस का 2 प्लस का 3 हो जाएगा। अब क्या करना है, इधर 3 ले आएंगे, 3 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, बराबर इधर माइनस का 2m बचेगा। तो इधर बचेगा 3 से 2 जाए, 5 से 3 जाएगा 2 बचेगा, माइनस का 2m, माइनस का 2 बटे में आ जाएगा m बराबर 2 बटे माइनस का 2, 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का 1 आएगा। m का मान कितना आएगा, m का मान माइनस 1 आएगा। और ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर में दे रहा है, तो देख लीजिए भाई 4 नंबर के बड़ा सस्ते सस्ते क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, बहुत आसानी से हल हो जाने वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है 4 नंबर का, m का मान हमसे पूछ रहा था तो हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से दोनों समीकरणों को हल कर लिया है, फिर एक्स वाई का मान उठा के y बराबर mx प्लस 3 में डाल दिया तो हमको m का मान पता चल गया। नोट इट कर लीजिए वैसे। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न भी 4 नंबर का है, हमसे कह रहा है यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करें
यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध करना है AD बटे AB बराबर AE बटे AC। यानी कि हमको क्या सिद्ध करना है, यह हमारा दूसरे का गा है प्रश्न। हमको सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC, AE बटे AC, AE बटे AC। और क्वेश्चन कह रहा है कोई त्रिभुज है, क्वेश्चन कह रहा है कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है। मान लेते हैं ये हमारे पास एक त्रिभुज है, थोड़ा सा बड़ा त्रिभुज बना ले क्योंकि इसमें हमको रचना भी करनी होगी। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज A B और C, कोई त्रिभुज ABC है। क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB भुजा को और AC भुजा को बिंदु D और E पर काटती है और BC के समांतर है, तो इसके समांतर कोई रेखा हम लोग ऐसे डालें जो इसको AB को D पर और AC को बिंदु E पे काटती है, यानी कि D ड्रॉ करते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। समांतर है तो फिर ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई भी त्रिभुज ABC की कोई दो भुजाओं को, है ना, प्रतिच्छेदित करने वाली लाइन जो किसी तीसरी भुजा के क्या हो समांतर होती है, इनको समान अनुपात में विभाजित करती है। ये क्या है, ये है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसे हम लोग बीपीटी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, हर बार के एग्जाम में आपको मिलने वाली है, हर बार के एग्जाम में मिलने वाली है। 2023 के सेट में तो है ही और 2024 में भी आपको 100% मिलने वाली है। तो देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। तो हमको यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी है, यानी कि क्या क्या दिया है, हमको दिया ये है, हमको दिया ये है कि त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है और उसमें जो DE है वो समांतर है किसके, BC के। D जो है वो समांतर है किसके, BC के। ये D और BC आपस में समांतर है और कुछ हमें नहीं बता रहे, हमको सिद्ध करना है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और ज्यादा हल करने के लिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी कि बीपीटी का प्रूफ है ये, बीपीटी को प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ रचना करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग रचना। अब रचना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे। रचना ये करेंगे हम लोग कि हम लोग DC को मिलाएंगे और इधर B को मिलाएंगे। हमने ये काम किया है, तो हम लोग रचना करेंगे। बिंदु D तथा C को जोड़ा हमने, ठीक है। दूसरा काम किया, बिंदु B तथा मिलाया लिखेंगे इसमें। दूसरा क्या, हमने B और E को मिलाया, B तथा E को भी क्या किया, मिलाया। इतना काम कर लिया। दूसरा हम लोग एक काम करेंगे, दूसरा हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग बिंदु D से AE पे एक लंब ड्रा करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस पे एक लंब डालेंगे, हम लोग इस पे एक लंब डालेंगे। ये हमने किस पे लंब डाला, और E से लंब डालेंगे, और E से लंब डालेंगे इस पे, यहाँ पे लंब डालेंगे। ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है, तो इसको डॉटेड लाइन में बना देंगे। ये हम लोगों ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया है, ये हम लोगों ने रचना की है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो हम यहाँ पे एक बार, हम यहाँ पे एक बार ये त्रिभुज लेने वाले हैं। हम यहाँ पे कौन सा त्रिभुज लेने वाले हैं, एक बार हम लोग ये त्रिभुज लेंगे, यानी कि इस त्रिभुज की इस ब्रांच को लेंगे, यहाँ पे इस त्रिभुज की इस ब्रांच को लेंगे हम लोग कितनी, फिर दोबारा एक बार हम लोग फिर इस त्रिभुज की इस ब्रांच को लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी कि आप समझ लीजिए, मैं इसको अलग से अगर चाहूं तो बना दूं। एक बार हम लोग सबसे पहला जो काम करेंगे, सबसे पहला जो काम करेंगे वो हम लोग A से E वाला त्रिभुज लेंगे, ओके, ये वाला ले लेंगे। फिर हम लोग E से B वाला, यानी कि ये वाला पोर्शन ले लेंगे। फिर ये जो यहाँ पे मिला रहा था, ये तो है ही हमारा क्या, ये B हो जाएगा। और ये जो रेखा थी हमारी समांतर रेखा D थी, जो समांतर रेखा D थी, और हमने D से A पे एक लंब ड्रॉ किया था, है ना। इसको हम लोग N बोल देते हैं और इसको हम लोग M बोल देते हैं, यानी कि TN हम लोगों ने क्या किया था, एक लंब ड्रॉ किया था। यानी कि पहले हम लोग इसको लेंगे और यहाँ पे
एक ये त्रिभुज बन रहा है, ADE त्रिभुज बन रहा है, और DEB त्रिभुज बन रहा है, और E से भी AD पे क्या डाला गया था, लंब डाला गया था। यहाँ पर भी क्या डाला गया था, एक लंब डाला गया था, जिसे हम लोग EM बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पे काम करने वाले हैं, इधर इतने पे काम करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इस पे काम करने वाले हैं, इतने पोर्शन पे काम करने वाले हैं, जिसको मैंने अलग से बना लिया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग काम करेंगे कि हमारे पास त्रिभुज एक है, त्रिभुज है हमारे पास ADE। हमारे पास त्रिभुज क्या है, हमारे पास त्रिभुज ADE है। तो त्रिभुज ADE में अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग त्रिभुज ADE में ये ऊपर वाले छोटे वाले त्रिभुज में देखें, तो हम लोगों को यहाँ पे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालना है। तो एरिया हमको निकालना है त्रिभुज ADE की, त्रिभुज ADE की। त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, 1/2 आधार, 1/2 आधार। तो हम लोग क्या करते हैं, AD को आधार लेते हैं, तो हमारा AD आधार हो गया। अब आधार AD है तो इस पे लंब क्या है, ME है। इस पे लंब कितना है, ME है। तो आपका ये ME इस पे लंब हो जाएगा। तो त्रिभुज ADE का हम लोगों ने सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। हमने इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। अभी नीचे वाले त्रिभुज यानी कि DBE का हमको क्षेत्रफल निकालना है। अब निकालेंगे तथा तथा हम लोग एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज DBE का, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब जब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालने आएंगे, जब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालने आएगा, तो इसमें भी होगा 1/2 आधार। हमारा आधार रहेगा DB, हमारा आधार क्या रहेगा, DB रहेगा। अब DB आधार रहेगा गुणे लंब, लंब का मतलब होता है ऊंचाई, आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। अब देखो इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, अगर ये आधार है, हम आधार को आगे बढ़ाते हैं तो ऊंचाई तो यही हो जाएगी ना। देखो अगर हम लोग क्या करते हैं, ये वाली ऊंचाई देखते हैं, यानी कि इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई देखना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो यहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, हम लोग इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अगर हमारा ये आधार होगा, ये आधार होगा, तो ऊंचाई तो आधार से लेते ना, ये तो तिरछी ऊंचाई हो जाएगी, तो ऊंचाई आधार की ये रहेगी, ME ही रहेगी। आधार की ऊंचाई यहाँ पर भी हमारी ME ही रहेगी। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग त्रिभुज ADE ले रहे थे, जब हम लोग त्रिभुज ADE ले रहे थे, तब जो ऊंचाई रखी थी हम लोगों ने, AD को बेस लेके ऊंचाई रखी थी। अभी जब हम लोग इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो ऊंचाई सेम ही है, क्योंकि इसका भी टॉप पॉइंट जो रहेगा वो E ही रहेगा, तो ऊंचाई आपका ME ही हो जाएगा। तो अब हम लोग, जब हमने इस वाले इन दो त्रिभुजों में काम कर लिया है, तो इसके बाद हमें क्या करना होता है, इन दोनों त्रिभुजों का भाग कर लेंगे तथा अब हम लोग क्या करेंगे, इसे समीकरण नंबर 1 मानते हैं, इसे समीकरण नंबर 2 मानते हैं। इसके बाद हम लोग समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देते हैं, इनको भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो हमारे पास तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल जिसे हम लोग AR यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE लिखते हैं। दूसरा हो जाएगा हमारे पास त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। तो दोनों के क्षेत्रफलों को भाग दे देंगे। जब हम लोग इनको भाग देंगे तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ME से ME कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं, दिख रहा है भैया, भाग अगर दे लें तो 1/2 से 1/2 कटेगा, ME से ME कट जाएगा, तो सिर्फ AD और DB बचेगा, ऊपर AD बचेगा और नीचे DB बचेगा। तो अगर हम लोग भाग देते हैं तो हमारे पास AD/DB बचता है, AB बटे DB बचता है। तो हम लोग इसको समीकरण नंबर 3 कर लेते हैं, हम लोग इसको समीकरण नंबर 3 कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग, जब भी हम लोगों ने देखा था, पहले हम लोगों ने इसको लिया था, है ना, पहले हमने इसको सॉल्व किया, हमने इसको सॉल्व किया। अब क्या करते हैं, अब हम लोग इस त्रिभुज के इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, इस पोर्शन को हल करेंगे, इस वाले पोर्शन को हल करेंगे। अगर हम लोग इसको अलग से बनाना चाहें तो इसी त्रिभुज में देखें, इसी त्रिभुज में देखेंगे हम लोग कि हम लोग ये पोर्शन ले लेंगे, यानी कि इस वाली रेखा को पूरा ले लेंगे सी तक, और हमने यहाँ से जो कंस्ट्रक्शन किया था DC वाला वो ले लेंगे, DC वाला कंस्ट्रक्शन किया था वो ले लेंगे, और हमने यहाँ से एक लंब यहाँ से भी ड्रॉ किया था। अब क्या करते हैं, अब फिर वही काम करेंगे, ADE का क्षेत्रफल लेते हैं, एक बार और लिखेंगे, तो लिखेंगे यहीं से देखते हैं, पुनः पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, पुनः त्रिभुज, अभी हम लोगों ने ADE लिया था ना, आधार को पहले लिया, अभी आधार को पहले ले लें, AED लिख लें, इसको AED लिख लें, ADE ना लिख के क्या लिख लें, AED का क्षेत्रफल। अब अगर हम लोग AED के क्षेत्रफल की बात कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, ये कितना हो जाएगा, 1/2। आधार कितना, इस बार आधार हमको AE लेना है, इस बार आधार हमको AE लेना है। जब AE आधार ले लिया तो आधार पे लंब कितना है,
एनडी या डीएन है। आधार पे लंब कितना है भाई, आधार की जो ऊंचाई है यहाँ पे वो हमारी एनडी हो जाएगी, ऊंचाई हमारी एनडी हो जाएगी कि नहीं। अब हमने एडीई का क्षेत्रफल निकाल लिया, अब फिर हमारे पास डीईसी का क्षेत्रफल निकालना है। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है ना, डीईसी का क्षेत्रफल, है ना। डीईसी के क्षेत्रफल लिख लो, फिर ऐसे एरिया ऑफ डीईसी लिख लो, एक ही बात है। तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आधार इसका ईसी है, आधार इसका ईसी है। ऊंचाई इसकी कितनी है, अब ये तो तिरछी ऊंचाई है ना। अगर ये आधार है तो आधार की एग्जैक्ट ऊंचाई हमारी डीएन रहेगी, यानी एनडी यहाँ पे भी रहेगा, एनडी रहेगा। तो हमारे पास ये समीकरण नंबर 4 और ये समीकरण नंबर 5। अभी हम लोगों ने क्या किया था, दोनों क्षेत्र त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाला था, उनको भाग दिया था। फिर यहाँ पर भी वही करेंगे, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे और इनको भाग देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 4 और समीकरण 5 को भाग देंगे। समीकरण 4 को भाग देंगे समीकरण 5 से, समीकरण 4 को भाग देंगे समीकरण 5 से। तो भाग देते हैं त्रिभुज एईडी, त्रिभुज एईडी, इसका हमारा जो एरिया था उसको भाग देंगे त्रिभुज डीईसी के एरिया से, त्रिभुज डीईसी के एरिया से भाग देंगे। जब भाग देंगे तो यहाँ 1/2 एई इंटू एनडी, एई इंटू एनडी अपॉन 1/2 ईसी इंटू एनडी था, ईसी इंटू एनडी था। एनडी से एनडी कट गया, 1/2 से 1/2 भी कैंसिल आउट हो गया, 1/2 से 1/2 भी हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमको यहाँ पे मिल रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल एईडी बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, ये बराबर मिल रहा है एई बटे ईसी, एई बटे ईसी मिल रहा है। हमने इसको एडी बटे डी भी मिला था, समीकरण 3 माना था, और इसको हम लोग समीकरण 4 मानेंगे, इसको हम लोग समीकरण 4 मानेंगे। हम लोग इसको समीकरण क्या मानेंगे, 4 ना माने, हम लोग इसमें एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। हम लोग यहाँ से ट्राइंगल डीईसी का एरिया निकालेंगे, नीचे वाला यानी कि इस वाले का एरिया निकालेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ से निकालें क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, ट्राइंगल डीसी का एरिया निकालेंगे, ये डीसी उधर ले जाएंगे या फिर इनको पलट लेते हैं, दोनों को क्या करते हैं, पलट लेते हैं। तो डीसी ऊपर हो गया, डीसी ऊपर हो गया, और हमारे पास नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया हमारे पास ट्राइंगल एईडी आ गया, नीचे हमारे पास ट्राइंगल एईडी आ गया। तो ये भी पलट जाएगा, ये भी पलट जाएगा, ईसी अपॉन एई हो जाएगा। ये भाग में इसको उधर भेज दीजिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी बराबर बचेगा हमारे पास क्या, ईसी बटे एई, और साथ में इधर क्या पहुंच गया, इधर पहुंच गया गोड़े में एरिया ऑफ ट्राइंगल एईडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एईडी पहुंच गया। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 4, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 हमारे पास बन गए हैं, 2 समीकरण बन गए हैं। अगर हम लोग चाहें, ये जिसे हम लोगों ने समीकरण 3 बनाया है, यहां से हम लोग ट्राइंगल डीबीई का एरिया भी निकाल सकते हैं, यानी कि इस वाले त्रिभुज का एरिया भी निकाल सकते हैं। तो और ज्यादा हमारे पास इजी, यानी उस फॉर्मेट में हमारे पास बन जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे एक स्टेप और ले लेते हैं, यहाँ से हम लोग एरिया निकाल ले, यहाँ से हम लोग एरिया ट्राइंगल डीबीई की एरिया निकाल लें, ट्राइंगल डीबीई की एरिया नहीं, इसके एरिया निकाल लेंगे। तो इन दोनों को पलटना पड़ेगा, यानी कि डीबी ऊपर पहुंच जाएगा, डीबी ऊपर पहुंच जाएगा, एडी नीचे आ जाएगा, और जो जो नीचे आता है इसको उधर भेज देते हैं, जैसे वहां पे हम लोगों ने किया। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी, ट्राइंगल एडी। तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 रहेगा, ये हमारा समीकरण नंबर 3 रहेगा। अब क्या करना होता है, अब हमें करना ये होता है कि ये दोनों रेखाएं समांतर है। चूंकि हमारी जो डीई रेखा थी, डीई रेखा थी, हमको दिया है डी रेखा समांतर है बीसी के, डी रेखा समांतर है बीसी के। और हमको पता होना चाहिए, क्लास 9th में थ्योरम है कि किन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच, किन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच और समान आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। किन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच और समान आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, एक हमारे पास त्रिभुज ये था, इसमें अगर हम लोग डी को आधार मानते तो ये एक त्रिभुज है, अगर इस वाले त्रिभुज में भी डी को आधार मानते तो भी एक त्रिभुज है, और दोनों समांतर रेखाओं के बीच ही है, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या है, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपका समान है। तो लिखेंगे ये समांतर है, चूंकि हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है दो समांतर रेखाओं के मध्य, दो समांतर
रेखाओं के मध्य तथा समान आधार पर तथा समान आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल, बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है। तो क्या पता चल रहा है यहां से हमें पता ये चल रहा है त्रिभुज डीबीई जो है हमारे पास, त्रिभुज डीबीई का जो एरिया है, त्रिभुज डीबीई का जो एरिया है, डीबीई का जो एरिया है वो बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज के एरिया के बराबर है, इस वाले के, यानी कि डी एईडी के बराबर है, एईडी बता रहा हूँ, डीईसी के बराबर, किसके, डीईसी के बराबर है, तो एरिया ऑफ डीईसी के बराबर है। तो दोनों एरिया बराबर है। अब देखो ट्राइंगल डीबीई का एरिया कहाँ निकाला हम लोगों ने, समीकरण 3 में, ट्राइंगल डीसी का एरिया का निकला समीकरण 4 में, दोनों को आप बराबर कर लेंगे क्योंकि ये दोनों का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। एलएचएस बराबर है, एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यही करेंगे कि ये और ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, तो समीकरण 3 व 4 से हम लोग इनके आरएचएस भी आपस में बराबर कर देंगे, यानी कि डीबी बटे एडी, साथ में हमारे ट्राइंगल एडीई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, इधर है ईसी बट्टे एई, साथ में एरिया ऑफ ट्राइंगल एईडी, एईडी एडी का एरिया दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें, इसको और आगे हल कर लेंगे। इधर है हमारा डीबी बटे एडी बराबर, इधर है ईसी बटे एई। हमको जो सिद्ध करना था वो डीबी डीबी और एडी का नहीं करना था, हमको एडी और एबी का करना था, पूरे का करना था, तो पूरे का ले लेंगे, ये भी आ सकता है आपसे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जब एक जोड़ेंगे दोनों पक्षों में तो हमारे पास डीबी बटे एडी प्लस 1 हो जाएगा और ईसी बटे एई प्लस 1 इधर भी हो जाएगा, क्रॉस गुणा कर लें तो डीबी प्लस एडी, एक में एडी हो गया, एडी बटे एडी बराबर ईसी प्लस एई बटे एई हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को हम देखें डीबी प्लस एडी क्या होता है, डीबी प्लस एडी मिलके पूरा एबी बनता है, तो ऊपर हो गया एबी, ऊपर कितना हो गया एबी बटे एडी, इधर ईसी प्लस एई, ईसी प्लस एई मिलके एसी बनता है, एसी बनता है बटे एई हो गया। हमको जो सिद्ध करना था एडी और एई ऊपर है तो दोनों को पलट लेंगे ना, अथवा करके हम लोग लिख सकते हैं एडी बटे एबी बराबर, इसको भी पलटिए एई बटे एसी हो जाएगा। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करना था। इति सिद्धम भैया, इति सिद्धम हो गया है, यही सिद्ध करना था। ये बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एक एक स्टेप बता दिया मैंने, एक एक स्टेप बता दिया और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देख लीजिए 4 नंबर में हर साल आने वाले क्वेश्चन है। या तो आपसे इस तरीके से पूछ लेता कि ये समांतर है तो फिर समान होंगी, अनुपात समान होगा, या फिर आपसे कहेगा कि ये दे रहा होगा और आपसे कहेगा सिद्ध कीजिए कि समांतर होगा, यानी इसका क्रम भी हो सकता है, विलोम भी पूछा जा सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप देख लीजिएगा। 4 नंबर का ये भी है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो कोई भिन्न, पहले तो कोई भिन्न है ना, वह ओरिजिनल तो कोई एक भिन्न है, बाद में जोड़ेंगे घटाएंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कोई एक भिन्न है जिसका हर कुछ है और अंश कुछ है, यानी कि हम लोग दूसरे का घा लगा रहे हैं। 4 नंबर में ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड 2023 के पहले सेट में आया हुआ है। माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। कोई भिन्न है जिसका अंश x है तथा हर y है, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगी, इसलिए भिन्न हो जाएगी हमारे पास x बटे y। सबसे महत्वपूर्ण चीज हमसे तो यही पूछा जा रहा है कि वो भिन्न क्या है। फिर क्वेश्चन कहता है प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हम लोग देखें क्या कहता है प्रश्न। प्रश्न कहता है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अब देखो अंश x है, अंश से 1 घटा देंगे हर वही रहेगा, तो ये भिन्न 1/3 हो जाती है। एक बात तो ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है वह 1/4 हो जाती है, ये 1/4 भी हो जाती है। 1/4 कब हो जाती है, जब इसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी अंश में कुछ नहीं किया जाता है, हर में क्या किया जाता है,
8 जोड़ दिया जाता है। तो ये दो स्टेटमेंट आपका प्रश्न कह रहा था। आपसे कह रहा है भिन्न बताइए। अगर आपको एक्स वाई पता होगा तो भिन्न भी पता चल जाएगी। यहाँ से हम लोग हल कर लें, 3 की गुणा इधर, वाई की उधर, तो इधर 3 की गुणा कराएंगे, एक्स से 3x माइनस का 3 एक कम 3 बराबर वाई। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास एक समीकरण नहीं, दो समीकरण हो गई। अब इस यहाँ पे हल कर लेते हैं इसको ऊपर लिखूंगा मैं, एक्स बटे वाई प्लस 8 बराबर 1/4। क्रॉस गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर वाई प्लस 8 की 1 से गुणा कराएंगे तो वाई प्लस 8 ही हो जाएगा, वाई प्लस 8 ही हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। इसको हम लोग समीकरण नंबर 3। अब दो समीकरण, दो रैखिक समीकरण बन गई हैं। प्रतिस्थापन विलोपन किसी भी मेथड से लगा के इनको हल कर लीजिए, एक्स वाई का मान निकाल लीजिए। जो भी एक्स वाई का मान आएगा यहाँ पे रख देंगे तो भिन्न पता चल जाएगी। 4 नंबर फोकट के नंबर मिल रहे हैं, देख लीजिए। इससे ज्यादा सस्ता है, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है। समीकरण 2 से वाई का मान उठा देंगे और यहाँ पे रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 व 3 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, कौन सी विधि हम लोग लगाने वाले हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करने हैं, है ना। हल करने पर, हल करने पर हल कीजिए। ये हो गया 4x बराबर वाई, वाई की जगह वाई का मान कितना है 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 प्लस का 8 था तो प्लस का 8 हमने लिख लिया। अभी 3x को इधर लाएंगे घट जाएगा, माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का है, तो 4x माइनस का 3x बराबर 8 से 3 घटाओ क्योंकि प्लस माइनस घट रहा है तो 5 बच रहा है, और 4x से 3x घटेगा तो x बचेगा। यानी कि आपके पास x का मान आ गया कितना 5। अब ये x का मान उठा के समीकरण 2 में रख दोगे तो y पता चल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 5 रखने पर, x बराबर 5 रखने पर, तो समीकरण 2 में x बराबर 5 रखेंगे। समीकरण 2 है y बराबर 3x माइनस 3, 3x, x की जगह 5 रख दो माइनस का 3, तो y बराबर 3 बचे 15 माइनस का 3, तो 15 माइनस का 3। अब जब हम लोग y बराबर 15 माइनस 3 करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 15 से 3 घटाओ 12 आ जाएगा, y बराबर 12 आएगा, y बराबर 12 आ जाएगा। तो आपको x भी पता चल गया, आपको y भी पता चल गया। अतः अतः वाभिन्न कितनी हो जाएगी भाई, वाभिन्न कितनी हो जाएगी, वाभिन्न कितनी हो जाएगी, x बटे y थी ना, वाभिन्न कितनी थी, x बटे y थी, और आपका x कितना आया, x 5 आया है, y 12 आया है, x 5 आया है, y 12 आया है, यानी वो जो भिन्न थी वो 5/12 है। तो 5/12 आपका सही आंसर होगा। 4 नंबर। कितना सस्ता क्वेश्चन है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे ज्यादा सस्ता क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता। तो ऑल द बेस्ट। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है आई होप आप लोग कर लेंगे, ठीक है, नोट इट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2023 के सेट 1 में है। ये है दूसरे का क्वेश्चन है। कह रहा है समीकरण x प्लस 1/x बराबर 3 जहां पे x 0 नहीं है कि मूल ज्ञात करो। इसको हल करना है, x के मान बताने, मूल ज्ञात करना मतलब x के मान बताने। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग अपने क्लास में अगर आप लोग पढ़ते हैं कर किए होंगे। ये भी बहुत क्वेश्चन है, सस्ता सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आइए करते हैं इसको, आइए करते हैं हम लोग क्रॉस गुणा करा लेते हैं। इधर इधर क्रॉस गुणा कराते हैं तो ये एक्स स्क्वायर हो जाता है, प्लस का 1 बटे में एक्स बराबर का 3 हो जाता है। अभी बटे में एक्स इसको वहां भेजेंगे, गुणे में चला जाएगा 3 के साथ, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x हो जाएगा। 3x को वापस बुलाएंगे इधर, प्लस का है तो पक्षांतर करने पे माइनस का हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर 0। तो हमको यहाँ पे एक द्विघात समीकरण मिल रही है। द्विघात समीकरण को हम लोग गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। हम लोग द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। कैसे, अब ये 1 कम 1 है, अब 1 कम 1 है। अब हम लोग 3 के ऐसे टुकड़े करते हैं, 3 के ऐसे टुकड़े करते हैं, 3 के ऐसे टुकड़े करते हैं, कभी ये गुणनखंड विधि से कर पाएंगे हम लोग। बी स्क्वायर माइनस 4ac हो तो जाएगा, 2√2 आ रहा है, हो तो जाएगा। कैसे हो जाएगा, वो ऐसे जाएगा कि 1 कम 1 तो होगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, द्विघाती सूत्र लगा देते हैं, ज्यादा टाइम ना लगाए। द्विघाती सूत्र से x का मान जब हम लोग निकालते हैं, द्विघाती सूत्र होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, एक्स बराबर माइनस बी कितना है माइनस का 3 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी है माइनस का 3 स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 है, सी कितना है 1 है भैया,
अपॉन में 2, ए कितना है भाई, ए की जगह पे कुछ नहीं बानी है, तो एक्स बराबर कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9 माइनस का 4 का 2, एक्स बराबर +3 का मतलब 3 ही लिख लो, प्लस लिखने की क्या जरूरत है, ये आपका हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, बट्टे में 2 हो जाएगा, यानी कि आपके पास एक्स के दो मान आ गए, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5। एक्स के दो मान कैसे हैं, एक बार प्लस ले लेंगे है ना, तो अंडर रूट 5 बटे 2, और एक बार माइनस ले लेंगे, 3 माइनस अंडर रूट 5 बटे 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास एक्स के दो मान हो जाएंगे और ये आप लोगों का हल हो जाएगा। तो नॉर्मली हम लोग कर सकते हैं द्विघाती सूत्र से हम लोग इसको हल कर लेंगे, गुणनखंड तो हो नहीं रहते, तो द्विघाती सूत्र से हम लोग इसको हल कर लेंगे। ठीक है, ये भी 4 नंबर का फोकट का क्वेश्चन है। देखते हैं भैया, अगला क्वेश्चन है, दूसरे का क्या है। क्वेश्चन कह रहा है दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.8 है, यानी कि हमको इसमें माध्यिका दी है, हमको इसमें क्या दिया है, माध्यिका दी है, माध्यिका हमको इसमें माध्यिका दी है जो कि 28.5 है, 28.5 है। एक्स और वाई के मान बताना है, जबकि कुल बारंबारता है ना, कुल बारंबारता विधि है भैया, हमको कुल बारंबारता विधि है, कुल बारंबारता मतलब समेशन एफ आई जो होता है वो हमको दिया है 60 है, वो हमको दिया है 60 है। सारणी भी दी है तो हम लोग सारणी बना लेते हैं, वर्ग अंतराल हमको दे रखे हैं और हमको बारंबारता दे रखी है, बारंबारता बारंबारता एफ आई हमको दे रखी है। तो देखते हैं, हमारे पास वर्ग अंतराल है 0 से 10 का, 10 से 20 का, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता है 5, इसमें है x, इसमें है 20, इसमें है 15, इसमें है y और इसमें है 5, इसमें है 5। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमको माध्यिका निकालनी होती है, जब भी हमको क्या निकालनी होती है, माध्यिका निकालनी होती है, तो हम लोग संचयी बारंबारता लिखते हैं। क्या लिखते हैं, संचयी बारंबारता, जिसे हम लोग सी एफ बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सी एफ। तो सी एफ हम लोगों को लिखना है, सी एफ में होता क्या है, पहले वाला ऐसे लिख लेते हैं, अगला वाला इसमें जोड़ लेते हैं तो 5 प्लस एक्स हो जाता है, नेक्स्ट वाला फिर जोड़ लेते हैं, 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ेंगे तो 25 प्लस एक्स हो जाएगा, अगला और जोड़ेंगे तो 40 प्लस एक्स हो जाएगा, 40 में वाई जोड़ेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और हमको कुल बारंबारता दे रखी थी, ये कितनी है, ये दे रखी है हमको 60 है, यानी कि हमको कुल बारंबारता जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मीडियन निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए हमसे कह रहे हैं जो आपका मीडियन है, जो आपका माध्यिका है, 28.5 वो 28.5 है। अब देखो 28.5 इस अंतराल में आएगी, 28.5 इस अंतराल में आएगी, जब इस अंतराल में 28.5 आएगी तो मान मतलब हमारा ये हो जाएगा, माध्यक अंतराल ये वाला हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, तो इसको हम लोग एफ मान लेंगे इस बारंबारता को, है ना। और संचयी बारंबारता इसके जस्ट ऊपर वाली ले लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग सी एफ मान लेते हैं, इसकी लोअर लिमिट को एल मान लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे कि अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग देखें कि जो हमारे पास कह रहा था जो एन है टोटल 60 है, एन कितना है, टोटल 60 है, तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग एन बटे 2 करते हैं, एन बटे 2 करेंगे तो 30 आएगा, एन बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। अब 30 आएगा, ये तो 40 प्लस है, 30 किस में आएगा, 25 में कुछ जोड़ेंगे तो लगभग 30 आ जाएगा हमारे पास, 30 आ जाएगा, तो फिर हमारा यही अंतराल होता है। तो ये 30 n/2 हो गया, एल कितना है फिर हमारे पास, एल मतलब इसकी लोअर लिमिट, तो जो 20 हो गया, एल हो गया 20, एफ कितना हो गया अभी, एफ भी आपका कितना हो गया, 20 हो गया, एफ भी 20 हो गया, ठीक है। सी एफ कितना हो गया भाई, सी एफ कितना हो गया, सी एफ आपका हो गया 5 प्लस एक्स, सी एफ आपका हो गया 5 प्लस एक्स, और अंतराल कितना है, अंतराल जो है
उसका साइज क्या है ना, साइज है 20 से 30 10 का, साइज है 20 से 30 10 का। यानी इतनी सारी चीजें हमको यहाँ से फाइंड करनी होती हैं, पता करनी होती है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, माध्यिका निकालनी थी ना, तो माध्यिका का सूत्र लगाते हैं, माध्यिका का फार्मूला लगाते हैं। तो माध्यिका का जो फार्मूला होता है, माध्यिका का फार्मूला होता है हमारे पास L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ और गुणे में एच। एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच होता है। माध्यिका हमको दे रखी है, माध्यिका हमको कितनी दे रखी है, 28.8, नहीं 28.5, 28.5। एल हमारा कितना है, एल हमारा 20 है, एल हमारा कितना है 20 है, प्लस एन बाई टू, एन बाई टू कितना है 30 है, तो यहाँ पे हो गया 30, माइनस सी एफ कितना है, सी एफ 5 प्लस एक्स है, माइनस करेंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस का 5 माइनस एक्स हो जाएगा। एफ कितना है, एफ भी हमारा 20 है, एफ भी हमारा 20 है, और गुणे में हमारा एच 10 है, तो ये हमारा 2 बचेगा। तो 28.5 प्लस का 20 इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, इधर कितना बचेगा 30 माइनस 5 25 माइनस एक्स बटे 2, 25 माइनस एक्स बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 28 से 20 किया तो 8.5 हो गया, 2 भाग में था, इधर गुणे में आ जाएगा, 25 माइनस एक्स बचेगा। तो 8 दूनी 16 17 हो गया, ये 25 माइनस एक्स हो गया, 25 माइनस एक्स हो गया। तो यहाँ से x अगर निकालेंगे, x इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, 17 उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 25 माइनस 17, 25 माइनस 17 8 हो जाएगा। x का जो मान आपका आएगा वो 8 आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हमको x पता चल गया। एक चीज और हमको यहाँ पे दे रखी थी, एक चीज और दे रखी थी, जो भी बारंबारता है वो कुल बारंबारता 60 है, क्योंकि जो कुल बारंबारता है वो 60 है। अब कुल बारंबारता का मतलब इन सब का योग, तो अगर हम सभी को जोड़ेंगे, हम सभी को जोड़ेंगे तो लास्ट में यही तो मिलता है ना, क्या इस समेशन जो एफ आई होता है वो 45 प्लस एक्स प्लस वाई है, जो कि 60 है। 45 जाके उधर घट जाएगा, 45 जाके उधर घट जाएगा, तो 60 माइनस 45 हो जाएगा, और x प्लस वाई बराबर 15 बचेगा, 15 बचेगा। और x का मान हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, तो ये यहाँ पर रख देंगे, 8 प्लस वाई बराबर 15 हो जाएगा, y जाके उधर घटा देगा तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 8, y बराबर हो जाएगा आपका 7, y बराबर हो जाएगा आपका 7। तो क्वेश्चन भी हमसे कह रहा था कि माध्यिका इतनी है, कुल बारंबारता इतनी है, ये वाली टेबल अंतराल दे रखी थी, हमसे कह रहा था कि बताइए x और y के मान क्या होंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि n बटे 2 30 होता है, अगर n बटे 2 30 है तो n बटे 2 30 है तो किस संचयी बारंबारता में आएगा, लगभग यहाँ आएगा 25 में समथिंग जोड़ के 30 आता है, तो फिर यहाँ आएगा, तो फिर इसका हमारा वर्ग अंतराल ये हो जाएगा। उसकी लोअर लिमिट को L लेते हैं, नीचे वाली है ना निम्न सीमा को, तो 20 ले लिया हमने, 20 ले लिया, और इसकी बारंबारता को F लेते हैं, वो भी हमने F ले लिया। जो संचयी बारंबारता इसके सामने होती है उसके ऊपर वाली को हम लोग संचयी बारंबारता CF लेते हैं, तो हमने CF 5 प्लस एक्स को ले लिया। और क्लास इंटरवल का साइज कितना भाई, 0 से 10, 10 का साइज है भाई, तो 10 हम लोगों ने साइज ले लिया। माध्यिका का फार्मूला लगाते हैं, माध्यिका का मान रखते हैं, एल का मान 20 रखते हैं, सारे मान रख के हल कर लेते हैं, और हमारे पास एक्स आ जाता है कितना 8। एक चीज और भी दे रखी थी हमको, क्या यहाँ पे कुल बारंबारता 60 है, कुल बारंबारता सभी को जोड़ेंगे ना, 25 15 35 5 40 5 45 प्लस एक्स प्लस वाई 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60 हो जाएगा। हल करेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर 15, एक्स का मान 8 रखेंगे तो वाई बराबर 7 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन कह रहा था एक्स प्लस वाई का मान निकालना है, हम लोगों ने बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से हम लोगों ने मान निकाल लिया किसका, एक्स और वाई का। ठीक है, 4 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 3 में आपको अथवा करके 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें आपको एक ही क्वेश्चन करना है, उसमें आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। तो मैं सबसे पहले, मैं तो दोनों बताऊंगा, मैं पहले पहला क्वेश्चन बताता हूँ, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको दो घन दे रखे हैं जिनका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इनमें क्या करता है, संलग्न फलक को मिला दिया जाता है और एक ठोस बनाया जाता है, तो घनाभ मिलता है हमको। जब घनाभ मिलता है तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर तीन में दो हैं, अथवा करके एक ही करना होता है इसमें, लेकिन मैं दोनों बता रहा हूं, मैं 3 का पहला वाला बता रहा हूं आपको। घन का आयतन बताया गया है, घन का आयतन बताया गया है, जो कि है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इनके संलग्न फलकों को मिलाकर घनाभ बनाया जाता है,
तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। देखेंगे कोई आपके पास घन है, कोई आपके पास क्यूब है, ठीक है, क्या है, क्यूब है, घन है, इस तरीके से आपके पास कोई क्यूब है, इसके संलग्न फलकों को मिलाया जाता है, संलग्न फलकों को मिलाया जाता है, इस तरीके से संलग्न फलक है, इनको मिला दिया जाता है, इनके संलग्न फलकों को मिलाया जाता है, इस तरीके से मिला दिया गया। और हमारे पास जब दो घनों को हम लोग मिलाते हैं तो कुछ इस प्रकार की आकृति मिलती है जिसे हम लोग घनाभ कहते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमको घन का आयतन दिया था, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब बराबर 64, 64 होता है 4 का क्यूब। अगर हम लोग 4 सेंटीमीटर का क्यूब लिख सकते हैं इसको, 64 सेंटीमीटर क्यूब को 4 सेंटीमीटर का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों में देखें घातें बराबर हैं तो आधार भी बराबर होंगे, यानी कि यहाँ पे जो घन है उसकी भुजा कितनी हो जाएगी, घन की भुजा कितनी हो जाएगी, घन की भुजा हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो ये जो घन है इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। अब दूसरा भी घन ले लिया जाता है ऐसे, तो 4 सेंटीमीटर ये हो गया, घन है तो ऊंचाई तो 4 सेंटीमीटर है क्योंकि सारी भुजाएं ही 4 होती हैं, और आपकी ये जो चौड़ाई रहेगी वो भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। यानी कि जब दो घनों को मिला दिया गया, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को मिला दिया गया तो बनता है घनाभ। तो जब घनाभ बनता है तो घनाभ में इसकी लंबाई 4 और 4 8 सेंटीमीटर। अतः अगर हम लोग देखें प्राप्त घनाभ, जो हमको घनाभ मिल रहा है की लंबाई, प्राप्त घनाभ की जो लंबाई है 4 और 4 8 सेंटीमीटर है। चौड़ाई देखें तो जो प्राप्त घनाभ है आपका उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, और उसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई जो है उसकी ऊंचाई जो है वो भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो अब हमसे कह रहा है इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए, इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है घनाभ का 2 LB प्लस BH प्लस HL, यही होता ना। L का मतलब लंबाई, लंबाई घनाभ की 8 है, चौड़ाई 4 है, प्लस चौड़ाई 4 है और H ऊंचाई 4 है, प्लस H ऊंचाई 4 है, L लंबाई 8 है। तो इसको हल कर लेंगे, 4 अट्ठे 32 प्लस 4 छके 16 प्लस 4 अट्ठे 32, तो ये हो गया दो बाहर, 32 और 32 64 प्लस का 16, 70 10 80, कितना हो गया 80, 80 दूना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, जो घनाभ प्राप्त हुआ था हमको, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो कभी भी अगर हमको घन दे रखा है, घन का आयतन दे रखा है, तो वहां से हम लोग भुजा निकाल लेते हैं, और दो घनों को या दो से अधिक घनों को जब मिला के रखते हैं तो हमारे पास घनाभ बन जाता है। घनाभ में लंबाइयां बढ़ जाती हैं, अगर हम लोग मिला के रख रहे हैं तो लंबाई बढ़ जाती है, यानी 4 4 8 हो गई, 3 होती तो 12 हो जाती। फिलहाल यहाँ पे तो दो है तो 4 4 8 हो गए, लंबाई चौड़ाई वही रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देते हैं घनाभ का, और इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है। और ये क्वेश्चन है, इतना आसान सा क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं पिछले साल यानी 2023 में 6 नंबर में पूछा गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 3 का ही आपको दो क्वेश्चन दे रखे होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में एक करना होता है। तो ऊपर वाला हमने कर लिया, नीचे वाला देखते हैं जो अथवा में दे रखा है। एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, एक लंबवृत्तीय वेलन बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 से ही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास बता रहा है हमको। ये भी 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। आइए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं हमको क्वेश्चन बता क्या रहा है। हमने इसका अथवा वाला पोर्शन कर रहे हैं, तीसरे में जो दूसरा क्वेश्चन था अथवा में हम उसको कर रहे हैं। एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, यानी कि हमको हमको गोले का व्यास दिया है। हमको क्या दिया है, हमको गोले का व्यास दिया है
12 सेंटीमीटर। हमको गोले का व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर। एक लंबवर्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा था। यदि गोला पानी में डूब जाता है और बेलनाकार बर्तन में पानी की जो सतह है वो 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो पानी की सतह में पानी की सतह में जो परिवर्तन आता है वो कितना है? वो है 3 सही 5/9 सेंटीमीटर। अगर हम लोग इसको सही करके लिख ले 3×9 = 27, 5 32/9 सेंटीमीटर। तो देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है एक लंबवर्तीय बेलनाकार बर्तन है। आपके पास एक बर्तन है इस तरीके से, एक लंबवर्तीय बेलनाकार बर्तन रहा होगा इस तरीके से। आपके पास एक बर्तन है ना। ये एक आपके पास बेलनाकार एक बर्तन है, इसमें 12 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला डाल दिया था। इसमें कुछ पानी भरा हुआ था। इसमें क्या था? कुछ पानी भरा हुआ था। मान लेते हैं कि यहां तक इसका क्या था? पानी भरा हुआ था। इसमें पानी भरा था। इसमें क्या करते हैं 12 सेंटीमीटर का एक गोला डाल देते हैं। 12 सेंटीमीटर का गोला मान लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल हम लोग तो ऐसे ही मान लेंगे। ये गोला डाला जाता है। ये गोला डाला जाता है तो इसका जो जल स्तर है वो 32/9 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सही 5/9 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। ये इतना यहाँ पे ऊपर उठ जाता है। ये हम लोग मान लेते हैं 32/9 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया है। 9 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया है। तो हमसे कह रहा है इस बेलनाकार बर्तन का व्यास बताना है। इस बेलनाकार बर्तन का व्यास बताना है। ये हमसे पूछ रहा है। ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर बेलनाकार बर्तन है तो सीधी सी बात है, हमने एक बर्तन बनाया है, बेलन बनाया है, तो माना बेलनाकार बर्तन कोई ना कोई इसकी त्रिज्या रही होगी, तो हम लोग मान लेते हैं इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। माना बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर है स्मॉल आर सेंटीमीटर है। अब हम लोग देखते क्या है, इसके अंदर कुछ जल भरा हुआ था। अब जब इसके अंदर कुछ जल भरा हुआ था और हमने इसके अंदर एक गोला डाल दिया, है ना। तो जब कभी भी गोला डाला जाता है या फिर एक आयतन में दूसरा आयतन डाला जाता है, तो पहले वाले का जो आयतन है या फिर जल का जो स्तर था वो उठ जाता है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में क्या रहेगा कि जितना जल स्तर उठा है उसका आयतन डाले गए अलग से जो डाला गया था, गोला डाला गया तो गोले के आयतन के बराबर रहता है। हमेशा कॉन्सेप्ट यही रहता है कि अगर गोला डाला गया है तो गोले का आयतन बढ़े हुए जल स्तर के आयतन के बराबर होगा, कि कितना जल स्तर ऊपर उठा तो कितना जल उठा, तो वो आयतन बराबर रहता है। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो गोला डाला जा रहा है उसका आयतन कितना है ना। तो लिखेंगे चूंकि गोले की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। आधी त्रिज्या होती है व्यास की 6 सेंटीमीटर। इसीलिए गोले का आयतन कितना हो जाएगा? इसीलिए गोले का आयतन गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। इसको हम लोग त्रिज्या है, वहां पे स्मॉल आर मानी, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 हो जाएगा। पाई को हम लोग पाई रखते हैं अभी। आर क्यूब, आर कितना है? 6 है, तो 6 का क्यूब हो जाएगा। 4/3। चलो ठीक है, इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। तो ये आपका क्या है? ये गोले का आयतन है। ये गोले का आयतन है। अब देखेंगे जब गोला इस पानी में डाला जाता है, गोला जब इस पानी में डाला जाता है तो पानी का जो स्तर है 32/9 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। 32/9 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है, यानी कि जो 32/9 सेंटीमीटर ऊपर उठा है भाग, वो भी तो एक बेलनाकार भाग में पूरा उठा होगा ना। ऐसे यहां से लेके यहां तक तो ऊपर उठा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इतने से बेलन है ना, जो जल है, इतने बेलन का जो आयतन होगा डाले गए गोले के आयतन के बराबर होगा। तो प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार बर्तन जो कि बेलनाकार है, बेलनाकार बर्तन में उठे, बेलनाकार बर्तन में उठे जल कितना ऊपर उठा है, उठे जल का आयतन जो होगा वो बराबर होगा डाले गए गोले के आयतन, डाले गए गोले के आयतन में, गोले के आयतन में। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। तो जो भी जल ऊपर उठा है, जितना स्तर उठा है, तो उतने स्तर उठने में कितना आयतन ऊपर बढ़ गया है जल का, तो वो जो आयतन रहेगा वो डाले गए गोले के आयतन के बराबर होगा। अब देखें, ये जो जल उठा है वो तो बेलन के अंदर उठा है, तो बेलन के ही शेप में उठा होगा, बेलन के ही आकार में उठा होगा। तो फिर बेलन, इतने से बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर, आर मतलब इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर, आर स्क्वायर एच, एच कितनी हाइट उठ गई है, 32/9 सेंटीमीटर, 32/9 सेंटीमीटर। क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच कितनी ऊंचाई है, 32/9 सेंटीमीटर उठा है, तो उसको यहाँ पे रख देते हैं। और अब डाले गए गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना है, 4/3 पाई आर की जगह 6 क्यूब, यही था ना, 6 क्यूब था। अभी यहां से देखेंगे पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखो नीचे 3 तिया 9 हो जाएगा, ऊपर 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। तो यहाँ बच रहा है आर स्क्वायर, गुणे में बच रहा है 8/3 बराबर, इधर तो कुछ बचा नहीं, यहाँ 6 की घात 3 बच रहा है, 6 की घात 3 बच रहा है। 6 की घात 3 का मतलब होता है 6 × 6 × 6। अगर यहाँ से हम लोग आर स्क्वायर निकालें, अगर यहाँ से हम लोग आर स्क्वायर निकालें तो 3 ऊपर चला जाएगा, 6 × 6 × 6 × 3 बटे में 8 हो जाएगा ना, 8 तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 तिया 9, तिया 27, 27 तिया 81। तो आर स्क्वायर जो आपका आ रहा है, यहां से हमको जो आर स्क्वायर मिल रहा है वो सभी की गुणा करा रहे, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, वो 81 के बराबर आ रहा है। और 81 किसका स्क्वायर होता है, वो 9 का स्क्वायर होता है। घाते बराबर है तो आधार भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि जो बेलन है, बेलनाकार जो बर्तन है उसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, और क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि बेलनाकार बर्तन का व्यास बताइए, त्रिज्या पता है तो इसका डबल करने पर व्यास आ जाएगा। इसलिए बेलनाकार बर्तन का व्यास बराबर कितना, त्रिज्या का डबल ना, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। तो जो हमसे पूछ रहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। और ये भी आपका 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया। असमावेता 2 करने थे हमको, 2 में से 1 करना था, तो मैंने आपको दोनों ही करके बता दिए। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पहले ये एक बार आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग देखिए स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूमि पर स्थित बिंदु एक्स से ऊर्ध्वाधर टावर, ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। बिंदु X से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y से Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। टावर PQ की ऊंचाई तथा PX ज्ञात करना है, दूरी PX ज्ञात करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है, ऐसे क्वेश्चन में, ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहले हमको फिगर बनाना आना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 4 में भी 2 हैं, हमको एक कोई करना होता है। मैं दोनों बताऊंगा आपको, पहले बताता हूँ। कह रहा है भूमि पर, सबसे पहले तो आपको ये देखो हमने एक भूमि बना ली। कह रहा है भूमि पर स्थित बिंदु एक्स, ये देखो हमने एक बिंदु मान लिया एक्स, ठीक है। बिंदु एक्स से ऊर्ध्वाधर टावर PQ, एक PQ टावर है, एक PQ देखो यहाँ पे हमने टावर बना लिया। ये आपका क्या हो गया, PQ टावर हो गया, PQ टावर हो गया, ठीक है। PQ टावर है, PQ टावर है। एक्स से PQ आपका क्या हो जाएगा, टावर है। ये आपका PQ टावर हो गया, ठीक है, PQ टावर है। कह रहा है एक्स से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q, शीर्ष आपका Q है, का उन्नयन कोण, यानी यहां से अगर Q को देखें, अगर यहां से Q को देखें तो जो उन्नयन कोण बनता है ये 60 डिग्री है। ये कितना है, 60 डिग्री है, ओके। बिंदु एक्स से 40 मीटर, बिंदु एक्स से 40 मीटर की ऊंचाई पर
बिंदु x से 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिंदु y, यानी यहाँ से 40 मीटर ऊंचाई पे जाएंगे। तो मान लेते हैं हम लोग, ये देखो यहाँ पे आ गए y बिंदु है, 40 मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु हमारा y है। तो ये x से जो y की ऊंचाई है वो 40 मीटर है, वो 40 मीटर है। प्रश्न कह रहा है तो हम लोग 40 मीटर पे y बना लिया। अरे यहाँ से q का जो उन्नयन कोण है, यहाँ से अगर q को देखें, यहाँ से अगर हम लोग q को देखें, तो यहाँ से जब q को देखते हैं तो जो उन्नयन कोण है, तो ये जो उन्नयन कोण बनता है वो 45 का है, ये 45 का बनता है, 45 का बनता है। तो हम लोग इसको ऐसे मिला सकते हैं, ठीक है, 45 का उन्नयन कोण बनता है। टावर पी क्यू ये वाली ऊंचाई बताना है और पी एक्स ये वाली दूरी बताना है। तो दो चीजें हैं हमारे पास दे रखी। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने इसका नाम करे पी क्यू, इसका भी नाम रख दीजिए भाई पी क्यू आर एस, सभी का हम लोगों ने नामकरण कर लिया। तो ऊंचाई दूरी के कोई भी क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक किए हैं तो उसमें क्या होता था, हमारे पास दो ट्राइंगल मिलते हैं, दो त्रिभुज बनते हैं। तो सबसे पहले छोटे त्रिभुज को लेते हैं, फिर बड़े त्रिभुज को लेते हैं। तो देखते हैं, हम लोग मानते हैं, हम लोग क्या मानेंगे कि पी क्यू अगर टावर है तो उसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी। तो माना ये टावर है जिसकी ऊंचाई स्मॉल एच है, ये टावर है जिसकी ऊंचाई स्मॉल एच है। यहाँ पे बताया गया था कि एक्स से वाई की जो ऊंचाई है वो 40 मीटर है। अगर ये 40 है तो आप लोग देख सकते हैं कि पी और आर भी, यानी यहाँ से यहाँ तक ये भी 40 मीटर ही होगी, ये भी 40 मीटर ही होगी। होगी कि नहीं होगी? अगर ये पूरा एच है, ये 40 है, तो बचा कितना ऊपर, ये एच माइनस 40, यानी ये जो पोर्शन है क्यू आर वो एच माइनस 40 है, यानी कि एच से 40 मीटर कम हो गया है। ये जो नीचे वाला पोर्शन है 40 मीटर का पोर्शन कम हो गया है। तो अब इजी हो गया क्वेश्चन। क्या करना है, एक बार छोटा ट्राइंगल ले लेना है, टेन लगाएंगे, एक बार बड़ा ट्राइंगल ले लेंगे, टेन लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमको क्या दिया है। हमको दिया है पी क्यू एक टावर है, पी क्यू एक टावर है। चलिए पी क्यू एक टावर है, माना पी क्यू की ऊंचाई, पी क्यू की ऊंचाई, माना पी क्यू की ऊंचाई स्मॉल एच मीटर है, स्मॉल एच मीटर है, पी की ऊंचाई स्मॉल एच मीटर मान लिया। और भी हमको दिया है एक्स से वाई की जो दूरी है वो 40 मीटर है, 40 मीटर है। अब हम लोग देखें जो एक्स वाई है वही हमारा पी आर भी आ रहा है ना, चित्र से अगर हम लोग देखें, चित्र से अगर देखें कि जो एक्स वाई है वही पी और आर की ऊंचाई है, वो भी आपका 40 मीटर हो जाएगा कि नहीं। अब हम लोग आते हैं त्रिभुज, छोटा त्रिभुज लेते हैं क्यू वाई आर में, त्रिभुज क्यू वाई आर में। जब त्रिभुज क्यू वाई आर में आते हैं, टैन लेते हैं, टैन। अब क्यू वाई आर एंगल है 45, तो टैन 45 बराबर, टैन में होता है लंब, लंब कितना है आपका, इस वाले त्रिभुज का लंब कितना है, क्यू आर है, लंब कितना है, क्यू आर है, लंब आपका क्यू आर है, बटे आधार, आधार कितना है, वाई आर है, आधार कितना आपका वाई आर है। टैन 45 का मान 1 होता है। क्यू आर कितना है, क्यू से आर एच माइनस 40 है, एच माइनस 40 है, बटे वाई आर नहीं पता है, तो वाई आर हो गया, क्रॉस गुणा कराओ इधर, वाई आर बराबर एच माइनस 40 मीटर, एच माइनस 40 मीटर, ये समीकरण नंबर है। तो हमको y से r की दूरी पता चल गई। अब एक चीज आप लोग देख सकते हैं, स्पष्ट है चित्र से कि जो y r की दूरी है वही xp यानी px की दूरी है। तो लिखेंगे चूंकि जो px है वो वाई आर के ही बराबर है, यानी कि वो भी h माइनस 40 मीटर ही होगा, h माइनस 40 मीटर ही होगा। होगा कि नहीं होगा? तो हमने एक त्रिभुज लिया जहां से हमको ये दूरी पता चल रही है। तो फिर हम लोग अब क्या करेंगे, बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं क्यू एक्स पी। तो लिखेंगे नाउ, अब त्रिभुज क्यू एक्स पी में, क्यू एक्स पी में यहाँ पे अगर हम लोग टैन ले लेते हैं, कोण कितना बन रहा है यहाँ पे 60 का कोण बन रहा है, बराबर लंब कितना है इस वाले त्रिभुज के लिए, क्यू एक्स पी के लिए लंब तो पूरा हो गया ना पी क्यू, लंब तो पूरा पी क्यू हो गया, बटे आधार कितना है पी एक्स है, आधार कितना है पी एक्स है, टेन 60 √3 होता है, पी क्यू कितना है, पी क्यू एच है, पी क्यू कितना है एच है। अभी हमने ऊपर से देखा कि px और yr दोनों बराबर है, यानी कि px की वैल्यू भी h माइनस 40 है, यानी px भी कितना है h माइनस 40 है। अब इसको हम लोग हल करें, अब अगर हम लोग इसको हल करें, इधर गुणा कराएंगे √3 से, √3 से गुणा कराएंगे h माइनस 40 की बराबर, इधर h मिलेगा, इधर h मिलेगा, √3 h माइनस 40 √3 बराबर h हो जाएगा, हो जाएगा। अभी h को एक साइड करते सॉल्व करने के लिए, माइनस का 40 उधर जाएगा तो प्लस का 40 √3 हो जाएगा, h इधर आया था √3 h माइनस ये वाला h हो गया।
अभी यहाँ से क्या करते हैं, h को कॉमन लेते हैं, इन दोनों से अगर h को कॉमन लेंगे तो √3 - 1 होगा बराबर 40 √3। h का मान निकालेंगे तो √3 - 1 बटे में चला जाएगा, यानी कि h बराबर 40 √3 बटे √3 - 1 हो जाएगा। अभी हम लोगों को पता है कि जो भी हमको आंसर देना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में देना होता है, नीचे रूट नहीं होना चाहिए, तो इसको हटाने के लिए संयुग्मी से गुणा कर लेते हैं। संयुग्मी से गुणा करेंगे यानी कि √3 + 1 से ऊपर नीचे यानी कि अंश और हर दोनों में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जब गुणा करते हैं a - b, a+b, फार्मूला क्या होता है, a - b, a+b का फार्मूला क्या होता है, एक बार घट रहे हैं एक बार जुड़ रहे हैं, a² यानी कि पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर ऊपर 40 √3 और ब्रैकेट में √3 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 40 √3 ब्रैकेट में √3 + 1 बटे √3 का स्क्वायर, स्क्वायर करने पर रूट हटता है तो 3 बचे, यहाँ बचा 3 - 1, एक का स्क्वायर एक होता है 3 - 1, तो 3 - 1 यानी कि जो हमारा h है वो 40 √3 और इधर √3 + 1 बटे 3 - 1 2, 2 से 40 जाएगा 20 बचेगा। अब 20 √3 से अंदर गुणा करा दो, 20 √3 से गुणा कराएंगे तो 20 √3 3 हो जाएगा प्लस 20 √3 हो जाएगा। h बराबर 20 या 60 प्लस 20 √3 मीटर आता है, मीटर आता है। अगर क्वेश्चन में आपको रूट का वैल्यू दे रखी है क्या, रूट की वैल्यू दे रखी है, √3 की वैल्यू कोई हमको नहीं दे रखी है, कोई वैल्यू हमको नहीं दे रखी है, तो हमारे पास h यानी कि PQ आ रहा है, यानी कि हमारे पास PQ आ रहा है। आपका यहीं पे आंसर छोड़ दिया गया था, अगर आप लोग अनसॉल्व में देखेंगे तो यही वाला आंसर दिखा रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये वाला आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देंगे। यानी कि हमको PQ पता चल गया, हमसे कह रहा था PQ बताइए, तो PQ कितना आ गया, PQ h है तो फिर ये PQ आ गया। अभी हमसे PX भी बता रहा था, कह रहा था PX भी बताओ, PX भी बताओ। अभी देखो PX हमसे पूछ रहा था, PX है कितना, इसीलिए PX का मान है h - 40, PX का मान है h - 40, PX कितना था h - 40, तो PX बराबर ये तो जो h आया है वो आपका PQ की वैल्यू है ना, ठीक है, तो h का मान यानी h का मान ये यहाँ पे रख दो 60 + 20 √3 माइनस का 40। अब 60 - 40 कितना बचेगा, 20 + 20 √3, 20 कॉमन ले लीजिए, 1 + √3 आएगा, 1 + √3 मीटर आएगा, तो ये आपका PX भी आ जाएगा। तो दो चीजें पूछ रहा था हमसे और दोनों चीजें हमने निकाल दी, यानी कि सारे क्वेश्चन में वही कर रहा है, सिर्फ आपको जो आपका मेन काम होता है ऊंचाई दूरी के क्वेश्चंस में, वो मेन काम होता है कि आप फिगर कैसे बना पा रहे हैं, फिगर कैसे बना पा रहे हैं। तो सबसे पहले फिगर बनाने के लिए अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है, फिर हम लोग फिगर बना लेते हैं, दो त्रिभुज बनते हैं। जब दो त्रिभुज बनेंगे सबसे पहले छोटा त्रिभुज ले लेना, बड़ा त्रिभुज ले लेना, फिर उसमें कैलकुलेशन करना, सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे हमसे ऊंचाई पूछी गई थी, यानी कि h आया था, हमने उसको और सॉल्व किया था तो h इतना है, और px यानी कि p और x की दूरी पूछी गई थी, वो भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका चौथा। इसमें अथवा में एक और क्वेश्चन है, इसको कर ले, फिर उस पे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा वाला क्वेश्चन है, कह रहा है एक नाव से जो पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री देखा गया। नाव उसी चाल से 4 मिनट तक चलती है और उसके बाद उन्नयन कोण 60 हो जाता है, तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा, ये आपको बताना है कितना समय और लगेगा। तो देखेंगे, ये भी क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा वाला क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है एक पुल है, मान लेते हैं ये पुल है यहाँ पे ना, मान लेते हैं ये जो भी है नदी या नहर है, और इसके ऊपर ये पुल बना हुआ है, यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये देखो इतनी ऊंचाई पे ये वाला पुल बना हुआ है, इसको हम लोग ए बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ कहीं पे यहाँ कहीं पे नाव है, यहाँ कहीं पे क्या है, नाव है। तो यहां से जब नाव को देखा, यहां से जब नाव को देखा तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना, ठीक है। फिर 4 मिनट चलने के बाद, कितनी मिनट, 4 मिनट चलने के बाद यहाँ पे मानते हैं पहुंच गए, 4 मिनट चलने के बाद यहाँ पे मानते हैं पहुंच गए, और जब यहाँ पे वो पहुंच गए तो जो उन्नयन कोण था वो 60 हो जाता है, तो जो उन्नयन कोण था वो 60 हो जाता है, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे, इसको डी बोलते हैं, 60 हो जाता है, 60 हो जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है
सी से बी तक जाने में और कितना टाइम लगेगा, सी से बी तक जाने में और कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो कि नाव चल रही है, एक तो नाव चल रही है और एक समान चाल से चल रही है। तो लिखेंगे चूंकि माना माना नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। हम लोग मानते हैं कि x चाल से नाव जा रही है, x चाल से नाव जा रही है, ठीक है। और ये भी पता है नाव को नाव को डी से सी तक नाव को डी से सी तक जाने में जाने में लगा समय लगा समय डी से सी तक नाव को जाने में लगा समय कितना है, 4 मिनट है। कितना है, 4 मिनट है। 4 मिनट लगता है। ये भी क्वेश्चन हमको बता रहा है, ये भी क्वेश्चन हमको बता रहे हैं। और देखें तो यहाँ पे डी, ए डी और बी, जो कोड ए डी बी है वो 30 डिग्री है, और कोड ए सी बी जो है वो आपका 60 डिग्री है। इतनी सारी चीजें हमको दे रखी हैं, इतनी सारी चीजें हमको क्या है, दे रखी हैं। तो आइए देखते हैं आगे हम लोग कैसे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि सी से बी तक जाने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहली बात यह है, सबसे पहली बात यह है कि नाव जब डी से सी तक गई तो नाव द्वारा नाव द्वारा नाव द्वारा डी से सी तक दूरी तय करने में तय करने में करने में तो सबसे पहले डी से सी तक की बात कर लेते हैं, नाव के डी से सी तक की बात कर लेते हैं। जब डी से सी तक की बात करेंगे, हमको पता है कि चाल बराबर फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है फार्मूला। अब यहां से अगर हम लोग समय निकालें, अगर यहां से हम लोग समय निकालें, चलिए ऐसे ही मान रख लेते हैं। चाल कितनी है, चाल हमने x मानी है, चाल हमने कितनी मानी है, x मानी है, चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मानना है। समय लगा है 4 मिनट, समय कितना लग रहा है, 4 मिनट लग रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे घंटे घंटे की बात करें तो घंटे में रख लेते हैं, घंटे में रख लेते हैं, या घंटे में ही रख लो भाई, 4 मिनट। इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 4 मिनट। तो ये हो जाएगा 4/60। कितना हो जाएगा, 60 से भाग देंगे तो ये घंटा हो जाएगा, है ना। 4/60 का मतलब 4 × 4 15×60, 1/15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/15 घंटे, 1/15 घंटे। तो दूरी हमारी है डी से सी, यानी कि डी सी दूरी है। समय कितना लग रहा है, 1/15 लग रहा है। गुणा करा लो इधर, तो गुणा कराएंगे x की 1/15 थे, तो x/15 हो जाएगा, बराबर डी सी हो जाएगा, बराबर डी सी हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 1 बनता है, ये समीकरण नंबर 1 बनता है कि डीसी हमको पता है कितना है, डीसी हमको पता है कितना है। चलिए ठीक है, आपको डीसी पता चल गया। अगर हमको बीसी दूरी पता चल जाए, अगर हमको बीसी दूरी पता चल जाए, तो फिर हम लोग यहां से यहां तक जाने में समय कितना लगेगा ये भी बता सकते हैं। ये तो पूछा जा रहा है हमसे, तो क्या करते हैं, अब हम लोग त्रिकोणमिति का यूज कर लेते हैं। सबसे पहले इस छोटे से त्रिभुज में लगाएंगे, तो इसके लिए हमको मानना पड़ेगा कि जो पुल है उसकी ऊंचाई हम लोग h मानते हैं, पुल की ऊंचाई हम लोग h मानते हैं। तो माना माना पुल की ऊंचाई माना पुल की ऊंचाई बराबर h मीटर है, पुल की ऊंचाई h मीटर है। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज, एक त्रिभुज छोटा वाला ले लो, ए सी बी में tan 60 बराबर tan 60 बराबर लंब h हो गया बटे आधार BC हो गया, आधार BC हो गया। तो √3 बराबर h बटे BC। तो यहां से अगर h निकालेंगे, √3 BC आ जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। एक त्रिभुज ले लिया, अब बड़ा त्रिभुज ले लेते, अब बड़ा त्रिभुज लेते थे। अब लिखेंगे त्रिभुज ADB में, ADB में, जब त्रिभुज ABD में आएंगे तो tan 30 बराबर लंब यानी कि h बटे आधार BD, आधार BD हो जाएगा, आधार BD हो जाएगा। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर, हम लोग देखें यहाँ से h का मान निकाले थे, √3 BC निकाले थे, तो ये हो जाएगा √3 BC h बराबर कितना था, √3 BC आया था बटे। अगर हम लोग यहाँ से देखें BD क्या है, अगर हम लोग यहाँ से देखें कि BD क्या है, तो BD है DC प्लस CB,
डीसी प्लस सीबी या बीसी जैसे बोल सकते हैं हम लोग। सीबी की जगह बीसी लिख लो क्योंकि ऊपर बीसी लिया है, बीसी हो जाएगा। तो इसकी जगह यहाँ पे मान रख लेते हैं, ये हो जाएगा डीसी प्लस बीसी, डीसी प्लस बीसी हो जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, इधर आ जाएगा डीसी प्लस बीसी बराबर अंडर रूट 3 तीन बीसी हो जाएगा, 3 बीसी। तो यहाँ से डीसी बराबर, ये बीसी जाके घट जाएगा, 2 बीसी बचेगा, 2 बीसी बचेगा। और यहाँ से देखिए हम लोग डीसी का मान निकाल चुके थे, यहाँ से देखिए हम लोग डीसी का मान निकाल चुके थे। तो डीसी का मान कितना आया था भाई? डीसी का मान समीकरण 1 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब 1 से हम लोग डीसी का मान उठाएंगे x/15 बराबर 2 बीसी। अगर यहाँ से बीसी निकालेंगे, यानी बी से सी की दूरी निकालेंगे, तो 2 नीचे आ जाएगा, 30 हो जाएगा, x/30, x/30 हो जाएगा, x/30 हो जाएगा, है ना, x/30 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, x/30 हो जाएगा। अब हमको दूरी पता चल गई, अब हमको ये भी दूरी पता चल गई। अब हमको जब ये दूरी पता चल गई है तो लिख लेंगे, इसीलिए बी से सी तक, बी से सी तक जाने में लगा समय, जो हमसे पूछा जा रहा, हमसे ये पूछा रहा कि यहाँ से सी से बी तक जाने में कितना समय लगेगा। हमसे कह रहा था सी से बी तक जाने में कितना समय लगेगा, तो सी से बी तक जाने में लगा समय, लगा समय। तो सी से बी तक कितना समय लगेगा जाने में, वो देखते हैं। तो ये हो जाएगा समय बराबर, समय बराबर यहां से देखिए समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो देखते हैं कितना समय लगेगा यहाँ से, समय बराबर दूरी कितनी है, दूरी है सी से बी, यानी बी सी कितनी दूरी है, x/30, x/30। चाल कितना है, चाल कितना है, 30 है भाई, चाल कितना है, 30 है। चाल कितना है, x है भाई, चाल कितना, सॉरी चाल है हमारा x, x है, x से x कट जाएगा, 1/30 आएगा। समय कितना आया, 1/30। अब हम लोग समय घंटे में रख रहे थे, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा करेंगे, 1/30 घंटे। इसलिए जो समय है, जो समय है 60 से गुणा करेंगे तो 60/30, 30 दूना 60, यानी कि 2 मिनट लगेगा। कितना लगेगा, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा। तो जो हमसे पूछ रहा था कि बाकी बची हुई दूरी, तो वो बाकी बची हुई दूरी नाप 2 मिनट में तय कर लेगा। बाकी बची हुई जो दूरी है वो नाप 2 मिनट में तय कर लेगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हम लोगों ने 3 नंबर क्वेश्चन किया, उसमें हमको एक करना था, 2 क्वेश्चन दे रखे थे अथवा करके, तो हमने दोनों करे। हमको क्वेश्चन नंबर 4 था, वो भी 6 नंबर का था, उसमें एक करना था, 2 दिए थे, हमने दोनों किए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी हमको कोई एक क्वेश्चन करना होता है, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं अथवा करके, मैं दोनों के दोनों आपको बताऊंगा। इसीलिए मैं पहला बताता हूँ क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, यानी पिता पुत्र है, जो पिता की उम्र है वो पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की जो उम्र थी वो पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। तो वर्तमान में उन दोनों की उम्र क्या है, ये बताना 6 नंबर में है। मुझे लगता है इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन कोई ये हो ही नहीं सकता, वही 6 नंबर में आपको दे रहा है ना। 2 रेखिक समीकरण युग्म का क्वेश्चन दे रखा है, तो देखेंगे पिता पुत्र है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर उम्र वाला आता है तो हम लोग वर्तमान उम्र सबसे पहले मान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, पिता की उम्र है ना, माना, माना पिता की वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र x वर्ष है तथा पुत्र की, पुत्र की वर्तमान उम्र, उम्र y वर्ष है। हमने दोनों की वर्तमान में जो उम्र है वो मान ली है। अब हमको देखना यह है कि प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, यानी अभी वर्तमान में जो पिता की उम्र है यानी कि x, वो पुत्र से 7 गुनी है। जो पिता की उम्र है पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन रहा है। फिर आगे क्वेश्चन कहता है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, अभी पिता अगर x साल के हैं तो 2 वर्ष पहले कितने के रहे होंगे, तो 2 साल कम रहे होंगे ना, x-2 के रहे होंगे। अभी बेटा y का है तो 2 साल पहले y-2 का रहा होगा, यही कह रहा है। तो कह रहा है 2 साल पहले पिता की जो उम्र थी वो पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, यानी कि पुत्र की जो उम्र है उसके 13 गुनी थी पिता की उम्र 2 साल पहले।
2 साल पहले, तो मतलब अभी x का है तो 2 साल पहले x माइनस 2, अभी y का है 2 साल पहले x माइनस y। लेकिन पुत्र की आयु का 13 गुना आयु थी किसकी, पिता की, 2 साल पहले। ये कह रहा है इन दोनों को हल करके हमको x और y के मान निकालने हैं, और इजिली क्वेश्चन हो जाता है। ये समीकरण, इसको हम लोग क्या करते हैं, गुणा करा लें अंदर, x माइनस 2 बराबर 13y माइनस का 2 दूना 13 दूनी 26 हो जाएगा, 13 दूनी 26। ये दो आपके पास समीकरण बन रही हैं, इनको हल करके हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली आसानी के साथ x और y के मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग x माइनस का 13y इधर आएगा, और 2 उधर जाके जुड़ जाएगा, माइनस का 26 और प्लस का 2, तो आपके पास x माइनस 13y बराबर माइनस का 24। ये समीकरण नंबर 2। ये दो समीकरण बनती है, x का मान ये वाला 7y वाला उठा के यहाँ पे रख दीजिए x की जगह, और हम लोग इजिली हल कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 7y माइनस का 13y बराबर माइनस का 24। 7 7 6 13 माइनस का 6y बचेगा, माइनस का 24, माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 कम 6 6 चौक 24, y बराबर 4 आया। y बराबर कितना है, 4 वर्ष आया। यानी y तो हमने बेटे की उम्र मानी थी, बेटे की उम्र यानी इसके पुत्र की उम्र जो है वो 4 वर्ष है। इसीलिए समीकरण 1 से देखें हम लोग, समीकरण 1 से x बराबर 7y और y का मान हम लोगों ने अभी यहाँ पे निकाला है, 4 निकाला है, तो वो यहाँ पे रख देंगे, 4 सत्ते 28 वर्ष। यानी कि वर्तमान में जो पिता है वो 28 वर्ष का है। तो लिख देंगे अर्थात अर्थात पिता की वर्तमान आयु कितनी है, x ना, 28 वर्ष है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y यानी कि 4 वर्ष है, 4 वर्ष है। तो 6 नंबर में इससे ज्यादा सरल, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन आपके लिए क्या हो सकता है। और सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। बस क्या कर रहे हैं, आपको नंबर से डरना नहीं, आपको क्वेश्चन को समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना है, और इस तरीके से आसानी के साथ हम लोग हल कर सकते हैं। ये 6 नंबर में क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन है भाई? अब बारी है अथवा वाले क्वेश्चन की। अथवा में जो क्वेश्चन है, अथवा में क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करना है। तो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, दो समीकरण युग्म दे रखे हैं, 10 बटे एक्स प्लस वाई प्लस 2 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। और दूसरा है 15 बटे एक्स प्लस वाई माइनस 5 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 2। कह रहा है ये दो रैखिक समीकरण युग्म है, दो समीकरण युग्म है, इनको रैखिक समीकरण में बदलना है और हल करना है, एक्स वाई के मान बताने। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पिछले कई वीडियो में मैं इस टाइप के क्वेश्चन बता चुका हूँ, आज फिर बताने जा रहा हूँ। इसमें आ गया सेट में अथवा वाला क्वेश्चन था, कोई एक करना, तो ये भी देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, अगर हम लोग देखें, हम लोग इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं 10 गुणे 1 बटे एक्स प्लस वाई प्लस 2 गुणे 1 बटे एक्स माइनस वाई, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, बराबर 4 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें, इसको लिख सकते हैं 15 गुणे 1 बटे एक्स प्लस वाई माइनस 5 गुणे 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। नॉर्मली सारे क्वेश्चन में जो इस तरीके के आएंगे, ऐसा ही काम करना है आपको। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, माना, इसके बाद हम लोग करते हैं माना, माना कि 1 बटे एक्स प्लस वाई बराबर यू तथा 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर वी मान लेते हैं। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं, इस समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2, अब ये मान वहां पे रख देंगे। इसीलिए आपके पास ये समीकरण क्या होगी, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर हम लोग 1 से देखें तो ये 10 1 बटे एक्स प्लस वाई यू है, 10 यू हो जाएगा प्लस 2 वी हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा। तो इससे समीकरण नंबर 3 बोलेंगे। यहाँ पे आएंगे तो 15 यू हो जाएगा माइनस का 5 वी हो जाएगा बराबर का 2 बोलेंगे, समीकरण नंबर 4 हो जाएगी। आप समीकरण 3 और 4 को हल कर लीजिएगा, यू वी के मान निकालेंगे, वापस वहां पे रख देंगे, और हमको एक और रैखिक समीकरण यहाँ पे मिल जाएगी, जिन्हें हल करके हम लोग एक्स वाई के मान निकाल सकते हैं। आइए इनको हल करते हैं, इनको विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। विलोपन से हल कर लेंगे, कर लेते हैं, विलोपन से कर लेते हैं।
हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो माइनस प्लस है, समीकरण एक में यहाँ पे 10 बना ले, यहाँ भी 10 बना ले, 10 10 आएगा, प्लस जोड़ने पे कट जाएगा ना, तो लिखेंगे समीकरण एक नहीं तीन। समीकरण तीन को यहाँ 10 बनाना है तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, उसमें जोड़ना पड़ेगा समीकरण 4। लेकिन यहाँ भी 10 बनाना है तो 2 से गुणा करके जोड़ना पड़ेगा ना, 2 से विलोपन विधि लगा रहे हैं, तो 5 से गुणा करेंगे तो 50 यू प्लस 5 दूना 10 वी और 5 को 20, यहाँ 2 से गुणा करो 15 दूनी 30 यू माइनस का 5 दूना 10 वी और 2 से करना है 2 दूना 4 हो जाएगा। सिर्फ जोड़ना ही है ना, जोड़ना है तो देखेंगे 10 से 10 कट गया, 50 और 30 80 यू हो गया, 50 और 30 80 यू बराबर 20 और 4 24 हो गया, जोड़ने पे 24 हो गया। तो यहाँ से अगर यू निकालेंगे 24/80 हो जाएगा, 4 दूना 8 20 हो गया, 4 6 24 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 2 दशमलव यानी कि u बराबर 3/10 आ गया। u का मान 3/10 आपके पास u का मान आ रहा है। u का मान आ गया तो v का भी निकालना होगा, u का मान आ गया है तो v का भी निकालना होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये u का मान उठा के कहीं एक समीकरण में रख देंगे तो v आ जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक में उत्ते अब हम लोग समीकरण एक में क्या करते हैं, समीकरण एक में u का मान रख देते हैं। तो सबसे पहले समीकरण एक लिख ले यहाँ पे 10u प्लस का 2v बराबर 4। u का मान है 3/10, तो u की जगह पे रख देंगे 3/10 प्लस का 2v बराबर 4। 10 से 10 कट जाएगा, 3 उधर जाके घट जाएगा, 2v बराबर 4 माइनस 3, ये 2v बराबर 1 आया तो v बराबर 1/2 आएगा। तो u और v के मान हमको पता चल गए। जब u और v के मान पता चल जाएंगे तो हम लोग यहाँ रख देंगे, क्योंकि अगर हम लोग देखें, क्योंकि 1/x प्लस वाई को हमने u माना था और 1/x प्लस वाई u का मान कितना है 3/10, तो u की जगह 3/10 रखेंगे, दोनों को रेसिप्रोकल कर लेते हैं, पलट लेते हैं, तो पलटेंगे तो x प्लस वाई इधर आ जाएगा, उधर 10/3 आ जाएगा। क्रॉस गुणा कराएं, क्रॉस गुणा कराएं, क्रॉस गुणा कराएं, जब क्रॉस गुणा करा लेंगे हम लोग, यहाँ से देखें तो 3x प्लस 3y बराबर 10, 3x प्लस 3y बराबर 10, ये समीकरण हम लोग 5 बनाएंगे। अभी हम लोगों ने 1/x माइनस वाई को v माना था, क्योंकि क्योंकि 1/x माइनस वाई बराबर हम लोगों ने v माना था, 1/x माइनस वाई बराबर v है 1/2, v है 1/2, दोनों का रेसिप्रोकल कर लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 2 आ जाता है, समीकरण नंबर 6 है ये। अभी क्या करते हैं, इन दोनों को फिर विलोपन से हल कर लेते हैं। देखो प्लस का y है 3y, यहाँ 3y बना देंगे, जोड़ने पे घट जाएगा यानी कैंसिल हो जाएगा, x पता चल जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 5 में जोड़ना है समीकरण 6, लेकिन यहाँ 3 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 3x प्लस का 3y यानी 5 को तो ऐसे लिख लेना है, इसको 3 से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 3y और 2 3 6, जोड़ने पे ये कट जाएगा, 3 और 3 6x बराबर 10 और 6 16 हो जाएगा, और x बराबर 16/6 यानी कि 2 3 6 2 8 16, x बराबर 8/3 आएगा, x बराबर 8/3 आएगा। x और y के ही मान निकालने, तो x का मान तो आ गया, जब x का मान आ गया तो वापस हम लोग किसी समीकरण में रख लें, समीकरण 6 में रखना है x का मान, समीकरण 6 में x का मान रखने पर तो x का मान रख देते हैं, तो जब हम लोग x का मान रखते हैं, x की जगह 8/3 माइनस y बराबर 2, तो क्या करते हैं 8/3 उधर ले जाते हैं, माइनस वाई बचेगा, माइनस का 8/3 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर नीचे जा रहा है ना, नहीं दिखेगा, इसको भी और ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे करते हैं माइनस वाई बराबर 2 3 6 6 माइनस 8/3, माइनस वाई बराबर 6 माइनस 8 माइनस का 2/3 बचेगा, माइनस से माइनस उड़ा दीजिए, 2/3 आएगा, y का मान 2/3, तो x और y के मान निकालने होते हैं, x का मान 8/3, y का मान 2/3 आ जाता है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हो उनके सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक आए थे, फिर इसको सॉल्व किया था, फिर इसको सॉल्व किया था, फिर वहां पे पहुंचे थे, ये आपका 6 नंबर में एक और क्वेश्चन हो जाएगा, और इस टाइप का क्वेश्चन तो हर हाल में 100% आपको मिलता ही मिलता है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कोई हो ही नहीं सकता, हर सेट में मिलेगा।